जसं मी तुम्हाला ब्रेकवर जाताना सांगितलं होतं की आता आपल्याला केंद्रीय मंत्री आणि मुंबई उत्तरमधून भाजपचे उमेदवार पियुष गोयल यांची मुलाखत पाहिजे आहे. ती आपण पाहणार आहोतच. मात्र त्याआधी आजच्या मुलाखतीची पार्श्वभूमी सांगते. मुंबई उत्तर मतदारसंघ भाजपचा पारंपरिक मतदारसंघ. इथला लोकसभेचा इतिहास पाहिला तर जनता पक्षाकडून मृणाल गोरेंपासून भाजपच्या राम नाईकांपर्यंत अशा नेत्यांनी मुंबई उत्तर मतदारसंघातून लोकसभेचं प्रतिनिधित्व केले. पुढे मुंबई उत्तरमधून गोपाळ शेट्टी भाजपच्या कमळावर लोकसभेत पोहोचले आणि आता त्यांचं तिकीट कापून पक्षानं पियुष गोयल यांना उमेदवारी दिली. पियुष गोयल केंद्रीय मंत्री, राज्यसभेचे खासदार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ब्लू आईड बॉय. राज्यात मोदींनी ज्या केंद्रीय मंत्र्यांना लोकसभेच्या रिंगणात उतरवलंय त्यापैकी एक म्हणजे पियुष गोयल. त्यांना मुंबईत पाठवून मोदींनीही मतदारांमध्ये एक महत्त्वाचा संदेश दिलाय. याच मुंबई उत्तरमध्ये 20 मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यामुळे आता प्रचारालाही रंगत चढते आहे. कसा सुरू आहे भाजपा उमेदवार पियुष गोयल यांचा प्रचार? चला पाहूयात. ग्राउंड झिरो वरून झिरो आवर. ग्राउंड झिरो वरून आजच्या झिरो आवर मध्ये सर्वात पहिले मी आपल्याला ही प्रचंड मोठी रॅली दाखवते. ही रॅली जर आपण बघितली तर पियुष गोयल यांच्या जागेला सेफ सीट का म्हटलं जातं हे आपल्याला सर्वांना लक्षात येईल. पियुषजी, खरं तर आपण इतक्या वर्षांपासून राजकारणात आहात, मात्र पहिल्यांदा लोकसभा लढत आहात. त्यामुळे जो पहिल्यांदाच्या उमेदवाराची भीती असते, पहिल्यांदाच्या उमेदवाराला जे एक वेगळंच फिलिंग असतं, ते आहे का तुम्हाला? भारी संख्या में भीतीचा कोई कारण नहीं है. मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों का लोकप्रियता है, विश्वास है, उसको देखते हुए भीति डर लगने का तो सवाल ही नहीं है. देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल में किए हुए काम, भारत को जो विश्व पटल पर सम्मान मिला है, हर भारतवासी को जो अलग अलग तरीके से अपने जीवन में सुधार देखने को मिला, उसको मद्देनजर रखते ये चुनाव लड़ना मेरे लिए एक तरीके से सौभाग्य है. मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया कि मैं लोगों की अदालत में जाके लोगों से आशीर्वाद दे सकूं. या जागेला सेफ सीट म्हटल्या जात आहे, सगळ्यात सेफ सीट महाराष्ट्राची. त्यामुळे मी तुम्हाला जिंकणार का काय वाटतंय हे विचारण्याच्या ऐवजी मार्जिन किती हे विचारणार. 400 से अधिक सीटें सेफ सीट है भारत में, और मुझे लगता है कि आज देश भर में जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है उसको मद्देनजर रखते हर एक सीट को अच्छी बड़ी मार्जिन से भाजपा और एनडीए के मित्र पक्ष, महायुति के मित्र पक्ष के उम्मीदवार जीतेंगे. तरी तुम्ही तुमची मार्जिन सांगत नाही आहात. तुमचं पण काहीतरी टार्गेट असेल, तुम्ही टार्गेट ओरिएंटेड राहिला आहात. मुझे लगता है कि पिछली बार से अधिक वोटों से लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देंगे. मोदींच्या नावावर 2019 आणि 2014ची निवडणूक ज्या पद्धतीनं लढल्या गेली, तो प्रयत्न महाराष्ट्रात मात्र खूपसा सफल होताना वाटत नाहीये. कि लोकल इश्यूज पे लोकल हमारे नेता काम करते हैं, हम भी करेंगे.
लेकिन सबको ध्यान में है कि ये मोदी को चुनने का चुनाव है, तो विपक्ष कितनी कोशिश कर ले, ये चुनाव मोदी का चुनाव है। पण तरीही जे मुद्दे आहेत ते स्थानिक पातळीवरचेच आहेत असं वाटतंय कुठंतरी. आपण राजकारण इतक्या वर्षांपासून बघत आला आहात, आपल्याला असं वाटतं का की हे पक्ष फुटले नसते आणि थेट निवडणुकीला जर तुम्ही आला असतात तर भरघोस विजय मिळाला असता? नहीं, पर साथ में आने का सवाल का है? जो 2 बार शरद पवार जी ने धोखा दिया, अभी तो खुलासा हो गया है 17 की भी बात, 14 से शुरू करो, 14, 17, 19। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे जी ने पिछला चुनाव लड़ा था नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, सब सांसद उनके नाम पे आए, सांसद भी ये बात जानते हैं। सब विधायक जब चुनाव लड़े थे तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उन्हीं के सामने कई बार स्टेज पर बोला गया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भी बनना चाहता हूँ। अब इतना लालच जिसके लिए उन्होंने अपने पार्टी के सिद्धांत त्याग दिए, ये तो हमारी कल्पना के बाहर है कि उद्धव ठाकरे जी जैसा व्यक्ति ने बाला साहेब के सभी सिद्धांत, उनकी नीतियां त्याग करके आज कांग्रेस और शरद पवार की गोद में बैठ गए। पण हेच भाजपा बरोबर पण म्हणता येऊ शकतं. भाजपाचं जे चरित्र आहे त्या चरित्रापासून अत्यंत वेगळं चरित्र असणाऱ्या पक्षांबरोबर आज निवडणूक तुम्ही लढता आहात महाराष्ट्रात. काच कैसे क्या राष्ट्रवादी काँग्रेस जी अजित पवारांची. अजित पवार जी महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी के नेचुरल लीडर थे और शरद पवार जी स्वयं 2014 में उन्होंने पाटिंबा दिया, 2017 में आना चाहते थे, 19 में आना चाहते, तो अजीत दादा को लगा कि भाई जब हमारे नेता ही आना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ गए और पूरे एमएलए जुड़ गए। अब शरद पवार जी के पास थोड़े बहुत लोग रह। खास मुंबईकडे वळूया. उद्धव ठाकरेंसाठी खरंच सहानुभूती आहे की हा फक्त परसेप्शनचा गेम आहे? मुझे तो कोई सहानुभूति है, किधर एक व्यक्ति ने कभी उनका नाम नहीं लिया, ये मीडिया में ही आप लोग चला रहे हो, जनता में कोई उनकी लोकप्रियता नहीं। शिवसेना के मैंने एक सम्मेलन अटेंड किए, क्या भीड़ उमड़ के आती है शिवसेना के कार्यक्रमों में, सभी शिवसैनिक एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, प्रकाश सुर्वे और उनकी टीम के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब आपको भी अपना थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट दिखाना है, चलाना है तो आप चलाते हैं, पर उद्धव ठाकरे जी रेलेवेंट नहीं। और जिस प्रकार के बेबुनियाद बयान वो और उनके साथी दे रहे हैं, उसके बाद तो वो और रेलेवेंस लूज कर रहे हैं। लोगों में उनके प्रति जो एक स्नेह था बाला साहब के लड़के होने का, वो भी आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है। और सहानुभूति की बात है, सहानुभूति तो मोदी जी और फडणवीस जी के साथ है, जिनको उन्होंने दगाबाजी की, उन्होंने धोखा दिया उद्धव ठाकरे जी ने। एक अजून नॅरेटिव्ह एस्टॅब्लिश करण्याचा प्रयत्न होतोय, त्यातला अजून एक नॅरेटिव्ह म्हणजे मुंबईमध्ये मराठी विरुद्ध गुजराती असा एक वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतोय. तुमच्या मतदारसंघातही बराच मराठी मतदार आहे, काय म्हणाल? भारत एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण में भी कहा भारत की एकता और एकजुटता को हमें संभालना है। ये तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सोच हो सकती है। उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और उद्धव जी तो उनके गोद में बैठ गए राहुल गांधी के गुणगान रोज गाते हैं, तो अब उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खत्म। उद्धव ठाकरे बी टीम बन गई है राहुल गांधी की। वैसे तो मुझे लगता है राहुल जी उनको इतना भी रिस्पेक्ट नहीं देते कि वो बी टीम लायक है, अब वो यू टीम बन गए हैं राहुल गांधी के। खरं तर एक काल शरद पवारांचं वक्तव्य होतं की छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष हे काँग्रेसमध्ये विलीन होणार. आत्ता तुम्ही जे म्हणताय त्यावरून शिवसेना काँग्रेसमध्येच विलीन होईल असं वाटतंय का उद्धव बाळासाहेब ठाकरे? ये दोनों शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी स्प्लिंटर ग्रुप है। अब शरद पवार जी ने अच्छा है समझ लिया है बारामती चुनाव के बाद कि वो तो हारने वाले हैं और कुछ रहेगा नहीं,
इससे बेसिकली मर्ज मतलब सुप्रिया सुले ज्वाइन कर देगी कांग्रेस तो मर्ज हो गया। उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे कांग्रेस ज्वाइन कर देंगे तो उनका फैक्शन मर्ज हो गया और तो कोई है ही नहीं। संजय राउत भी साथ में ज्वाइन कर लें, राहुल गांधी के जाके पाँव पड़ लें, तो इनकी यही औकात रह गई आज के दिन। पण मराठी विरुद्ध गुजराती हा वाद खूप जास्त परसेप्शन ये कोई परसेप्शन है, मैं तो सब जगह घूम रहा हूँ। यहाँ पे ये सबसे कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्र है मलाड का। यहाँ मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, पंजाबी भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, मुसलमान भी हैं। जो स्नेह और सम्मान आज मोदी जी के नाम पे हम सबको मिल रहा है, वो जात, भाषा, धर्म, प्रदेश और सैम पिट्रोडा जी के बांटे हुए भारत के बियॉन्ड है। तुमच्या स्वतःच्या बद्दल एक परसेप्शन निर्माण करण्याचा सुद्धा प्रयत्न आहे की आपण मांसाहाराच्या विरोधात आहात। कोई वजूद नहीं है इस बात का। ये परसेप्शन कोई उसको विश्वास नहीं करता। एक अजून जे कॅम्पेन तुमच्या विरोधात करण्याचा प्रयत्न होतोय तो तुम्ही बाहेरचे आहात अशा ये विषय कोई कैंपेन में कोई बिलीव ही नहीं। यहाँ कोई पूछ रहा है क्या? आपको दिखा एक भी व्यक्ति ने ऐसा दिखा। मुंबई में मेरी पैदाइश साइन में, मैं पढ़ाई लिखाई डॉन बॉस्को में की, HR कॉलेज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी लालबाग से करी, फैक्ट्री डोंबिवली में लगाई, फिर एक्सपैंड एरोली में किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नरीमन पहुंची। तो ये कौन इस बात को बिलीव करते हैं? वैसे तो राहुल गांधी जी वायनाड के बन गए क्या, या अपने आप को वो अभी अफ्रीकन मानते हैं? मैं तो अपने आप को गर्व से कहता हूँ कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। उत्तर मुंबईसाठी तुमची विजन काय आहे निवडून आल्यावर? देखिए, मोदी जी ने हम सबको बड़े लक्ष्य तय करने को सिखाया है और फिर बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता भी दी है, हौसला भी दिया है और आत्मविश्वास भी दिया है। अब उदाहरण के लिए जब मैं नया आया था, इस क्षेत्र में घूमना शुरू हुआ, मालूम पड़ा स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पे कम है, रादर है ही नहीं बड़ी स्केल। पालघर से अंधेरी तक 60-70 लाख लोग रहते हैं पर कोई बड़ा अच्छा अति आधुनिक अस्पताल नहीं था। तो मैंने अपने मित्रों से बातचीत शुरू की और अब 1000 बेड का अस्पताल बोरीवली में मागाताने मेट्रो स्टेशन के बाहर एक फाउंडेशन लगा रही है। 400 बेड तो सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएंगे और 1000 बेड उसके बाद अगले फेज में। मल्टी स्पेशलिटी मुंबई का सबसे अच्छा अति आधुनिक सबसे बड़ा अभी तक का प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बॉम्बे हॉस्पिटल है, 900 बेड, ये 1000 बेड का होगा। तो उत्तर मुंबई अब बड़े लक्ष्य लेगा, बड़े सपने लेगा और सपनों को फिर हकीकत में बदलेगा। पियुषजी, शेवटचा प्रश्न विचारते पण शेवटच्या प्रश्नात 2 प्रश्न आहेत। एक म्हणजे भाजपाला या खेपेला राज्यसभेतून इतकी लोकसभेत का उतरवावी लागली आणि दुसरा प्रश्न असा काय खास आहे की ज्यामुळे आपण मोदींचे अत्यंत लोकप्रिय मंत्र्यांमध्ये लोकांना वाटता आहात? कि राज्यसभा के सांसद सभी लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो चुनाव में उतरे। सभी को प्रोत्साहित किया गया कि वो जनता की अदालत में जाएं। राज्यसभा में एक तरीके से हम नॉमिनेट होते हैं, उसके बदले चुनावी रण में जाके जीतने का और लोगों के बीच रहने से हमारी भी एक संवेदनशीलता बढ़ती है, जानकारियाँ बढ़ती है, ज़मीनी स्तर पे हमें काम करने का मौका मिलता है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया और लोगों के बीच में जो प्यार और स्नेह मोदी जी के प्रति है उसको हम बटोर के अब जाके मोदी जी के झोली में डालें। You are considered one of his most favorite boys. Why is that so? He loves 140 crore Indians. He
trusts 140 crore Indians, and 140 crore Indians love and trust him. मुझे तो लगता है कि हमारा सौभाग्य है देश का कि ऐसे नेता हमें आज मिले, ऐसे मोड़ पे जब भारत टेक ऑफ के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष में ऐसी आधारशिला बनाई है जिस पे अब भारत का भविष्य तेज गति से आगे बढ़ेगा, उज्जवल बनेगा और हम एक विश्व शक्ति, एक विश्व गुरु बन के उभरेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत भारत के विकास को, भारत को विकसित, भारत समृद्ध भारत बनने से रोक नहीं सकती। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।